तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बेहतर होंगे। तो आइए आज मिलके समझते हैं कुछ नए 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 से है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है दैट इज 5x² प्लस 5x प्लस 1। और इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो कहता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और सेकंड है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स, इसकी आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। एक्चुअली में ये आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को हम बोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो सेम मैंने यहां पर लिखा है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, क्योंकि जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर मैं यहां से इनका एलसीएम कैरी आउट करूं तो मेरे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट, नेगेटिव बी बाय ए डिवाइड बाय अल्फा बीटा इज सी बाय ए। अगर मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन लगाऊं तो ये ट्रांसपोज हो जाएगा, तो रिजल्ट मेरे पास आया नेगेटिव बी बाय सी। सेम यहां पर है, मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा यानी कि नेगेटिव बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी बाय ए। अब मैं यहां पर सिर्फ इसकी वैल्यूज पुट करता हूं। बी जो एक्स के साथ होगा विद साइन वो होगा बी, तो ये है नेगेटिव 5। एक्स स्क्वायर के साथ जो होगा विद साइन वो होगा आपका ए माइनस 2 टाइम्स सी विदाउट एक्स आपका सी ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है, ये होता है आपका a, दिस इज b एंड दिस इज c। इसको जरा सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बाई 5। इसका अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 बाई 5। तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 5। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां सिर्फ b और c की वैल्यू रखनी है। b इज 5 एंड c इज 5, तो नेगेटिव 1। और ऐसा क्वेश्चन आपसे जनरली बहुत बार जो है क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया। तो अब समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक प्रश्न जो बहुत बार पेपर में आया है और ऐसा क्वेश्चन हो सकता है इस बार भी आपको देखने को मिले। इसके अंदर आपसे ये कहता है कि आपको रेशियो भी फाइंड करना है और फिर कोऑर्डिनेट के अंदर जो y है उसकी वैल्यू भी आपको पता करनी है। तो क्वेश्चन के अंदर आपको ये कहा गया है कि 24/11 कॉमा y एक कोई कोऑर्डिनेट है जो कि एक लाइन सेगमेंट के बीच में आता है। जब भी मैंने आपको बताया एंड वर्ड आपको दिखे क्वेश्चन में तो उससे पहले जो कोऑर्डिनेट हो उसको आप इनिशियल पॉइंट पे लिखें और एंड के बाद जो है उसको आप लास्ट पॉइंट पे लिखें। तो इनिशियल पॉइंट पे जो आपको दिया हुआ है दैट इज P 2, -2 और लास्ट पॉइंट पे आपको दिया हुआ है दैट इज Q दैट इज 3, 7। तो इनके बीच में कहीं एक और कोऑर्डिनेट है जो लाई करता है दैट इज 24/11 y। वो आपसे यही जानना चाहता है कि एक तो यहां पे आप ये बताइए कि रेशियो क्या रहा होगा और इस y की वैल्यू बताइए। ऐसा क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अक्सर पूछा जाता है। तो इसके अंदर हमें जब भी क्वेश्चन में रेशियो फाइंड करना है तो हमें कहना पड़ता है लेट द रेशियो बी k/1। इसे हमें k/1 लेट करना पड़ेगा क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे मैं k/1 लेट करूंगा तो मुझे पता है इस n के लिए जो कोऑर्डिनेट मुझे मिलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ n, तो मुझे अगर इसका x और y पता करना है तो सेक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि मैं इसको x2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3k और इसको मैं x1 से करूंगा दैट इज 2 प्लस अपॉन k प्लस 1। तो इससे मुझे x ऑब्टेन होगा और x यहां पर सॉल्व करके कितना दिया हुआ है 24/11। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिला यहां से 33k प्लस 22 इज इक्वल्स टू 24k प्लस 24। अगर मैं इसे ट्रांसपोज करूं तो 33k माइनस 24k इज इक्वल टू 24 माइनस 22, तो 2 एंड दिस इज 7k। तो k मेरे पास आया 2/7। अब रेशियो मैंने लेट क्या करा था k/1, तो k मेरे पास आया 2/7 और ये 1 है। अगर मैं इसको थ्रू आउट 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास रेशियो क्या आ जाएगा 2/7। अब मैं y बड़े इजीली पता कर सकता हूं क्योंकि मुझे रेशियो पता लग गया दैट इज 2/7। तो y कैसे आएगा, मैं 2 को y2 से मल्टीप्लाई करूंगा देन प्लस 7 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे ऐड कर दूंगा। बस आपको एक केस याद रखना होता है कि एडिशन तभी आता है जब इंटरनली का केस हो। इंटरनली का मतलब कि लाइन सेगमेंट जो है तीसरा कोऑर्डिनेट उसके
लाइन के कहीं बीच में आता हो। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि यहाँ P होता और यहाँ कहीं Q होता, दैट इज 2, -2, 3, 7, और ये पॉइंट इस लाइन से कहीं बाहर एग्जिस्ट करता, ये जो N पॉइंट है ये इससे बाहर एग्जिस्ट करता, तो अगेन हम क्वेश्चन तो ऐसे ही करते हैं, लेट द रेशो बी K/1, पर क्योंकि ये बाहर लाई करता है तो हम यहाँ प्लस की जगह माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ है, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें कहता है एक ट्रेन ना किसी स्पीड से कोई डिस्टेंस कवर कर रही है, और जब स्पीड को 20 किलोमीटर इंक्रीज किया गया, यानी कि जो केस 1 है उसके अंदर स्पीड को इंक्रीज किया गया है, कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसा करने पर जो ट्रेन है उसे 4 घंटे कम लगते हैं, तो जो टाइम लगता है वो 4 आवर लेस लगता है। ठीक है, ये केस 1 है। सेकंड केस में वो कहता है, केस 2 में, कि अगर हम स्पीड को इसमें 10 किलोमीटर डिक्रीज कर दें, यानी कि स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर डिक्रीज कर दें, तो ऑब्वियसली टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, क्योंकि टाइम और स्पीड आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर टाइम 6 आवर ज्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन में कहता है बताइए डिस्टेंस कितना कवर करा। अब देखिए इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि अगर हम इसको ध्यान से समझे तो हमें उसने दोनों केसेस वैसे बता दिए हैं। उसने कहा जब भी आपने स्पीड को बढ़ाया होगा तो टाइम कम लगा होगा, और जब स्पीड को घटाया होगा तो टाइम ज्यादा लगा होगा। तो अब हमें तो ये पता ही नहीं कि इसमें स्पीड को लेट करें, टाइम को या डिस्टेंस को। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप मान लीजिए कि जो डिस्टेंस कवर करा है वो आपने d किलोमीटर कवर करा है, और जो आपकी स्पीड है वो आपकी s किलोमीटर पर आवर है, और जो टाइम है आपका वो आपका t आवर है। मतलब जो भी डिस्टेंस उसने कवर करा वो s स्पीड से करा और t टाइम में कवर कर लिया। तो केस 1 के अकॉर्डिंग डिस्टेंस तो हमारा सेम ही कवर हुआ है, जितनी हमारी स्पीड थी वो हमने 20 बढ़ाई, तो स्पीड हमारी कितनी थी, s, तो नई स्पीड आ गई s + 20, और जो टाइम हमारा लगा वो 4 आवर कम लगा, यानी कि पहले जो टाइम लग रहा था उससे 4 आवर कम। अब ये नई स्पीड है, ये नया टाइम है, और आपको पता है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो हमारा फिक्स ही है। मतलब वो सेम डिस्टेंस हम जो कवर कर रहे हैं अब 20 स्पीड को बढ़ा के जब कर रहे हैं तो टाइम हमारा 4 कम लग रहा है। तो ये नई स्पीड, ये नया टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन अप करूं तो मेरे पास आएगा st - 4s + 20t - 80 इज इक्वल टू d, एंड स्पीड इनटू टाइम इज व्हाट, d, सो d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास आया -4s + 20t इज इक्वल टू 80। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो -s + 5t इज इक्वल टू 20, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेम हम सेकंड केस में करते हैं। स्पीड हमारे पास ऐसे पर हम उसको 10 कम कर रहे हैं, तो हमारे पास आ गई है नई स्पीड। जब हमने स्पीड को कम करा तो जो पहले टाइम लग रहा था उससे टाइम अब 6 आवर ज्यादा लग रहा है, तो ये नई स्पीड, ये नया टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमारा फिक्स है। अगेन मैं अगर ब्रैकेट को ओपन अप करूं तो यहां से मेरे पास 10t - 60 इज इक्वल टू d, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस कैंसिल आउट, तो 6x - 10t इज इक्वल टू 60, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो s और t में एक इक्वेशन है, s और t में एक और इक्वेशन है, दोनों को आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको स्पीड और टाइम पता लग जाएगा, और जब स्पीड और टाइम को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्टेंस भी पता लग जाएगा। तो ये था चैप्टर 4 का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब हम समझते हैं केस स्टडी का एपी पे बेस्ड क्वेश्चन। इसके अंदर कहता है कि 25 स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमारे पास टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, टीचर ने उनको ऐसे अरेंज करा है कि उनको ऑड प्लेसेस पे ही बिठाना है। तो पहले पार्ट में वो आपसे पूछता है कि बताइए ये किस तरीके का सीक्वेंस है। तो जब भी कोई सीक्वेंस जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उसे हम बोलते हैं एपी, और अगर रेशियो सेम आता है तो उसे हम बोलते हैं जीपी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आप देख पा रहे हैं, आप यहां लिखेंगे d1 इज इक्वल टू 2, दिस माइनस दिस, एंड d2 यानी कि कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 2, तो इट इज एन एपी। तो ये सीक्वेंस क्या है, एक एपी। इसी के सेकंड प्लेस में वो कहता है कि अगर ऐसे 25 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो बताइए जो लास्ट में बैठा है उसकी क्या पोजीशन होगी।
तो देखिए लास्ट में जब भी जो पोजीशन होगी वो तो हमें नहीं पता, पर हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट्स 25 है, यानी कि जो लास्ट नंबर पे बच्चा होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो 25th होगी, मतलब वो 25वें नंबर का स्टूडेंट होगा। तो यानी कि जो लास्ट है an का मतलब जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू मुझे पता है, दैट इज 25। तो an कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस एन माइनस 1d। an मुझे 25 दिया है और इस AP की फर्स्ट टर्म है 1, n का मुझे मालूम नहीं है और d मेरे पास क्या है 2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो 1 प्लस 2n माइनस 2 इज 25, 2 माइनस 1 इज -1, तो इधर 26 2n, तो n इज इक्वल टू 13। इसका मतलब जो लास्ट नंबर पे 25th स्टूडेंट होगा उसकी पोजीशन होगी 13। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें उसने ये कहा कि वैकेंट जो सीट है उस पे आप मुझे 10th पोजीशन पे बताइए कौन होगा। अब वैकेंट में क्वेश्चन बड़ा समझने लायक था। 1 3 5 पे तो स्टूडेंट बैठे हैं क्योंकि टीचर ने क्या करा है, ऑड प्लेसेस पे बिठाया। तो खाली प्लेस कौन से, इवन 2 4 6 एंड 8। तो हमें इसका 10th बताना है कि इसकी 10th पे क्या वैल्यू होगी। तो यहां पर a हुआ 2, d अगेन हमारे पास हुआ 4 माइनस 2 यानी कि 2, और हमें a 10 बताना है, दैट इज a प्लस 9d। तो a इज 2, 9d इज ऑल्सो 2, तो दैट इज 20। तो ये था आपका एपी पे बेस्ड केस स्टडी। अब हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक बहुत अच्छा केस स्टडी क्वेश्चन समझेंगे। इसमें कहता है कृतिका ने एक पेंडुलम क्लॉक जो है वो परचेज करी और जिसके अंदर जो फ्लो था स्मॉल पेंडुलम का उसकी जो लेंथ है वो है 15, और जो मिनट हैंड है और जो आर हैंड है, यहाँ पर आपको एक मिनट हैंड दी है जिसकी लेंथ दी है 6 सेंटीमीटर और एक आपको आर हैंड दी है जिसकी लेंथ आपको दी है इसके अंदर 6 सेंटीमीटर सॉरी, और ये आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लेंथ ऑफ पेंडुलम आपको दी है, लेंथ ऑफ पेंडुलम आपको दिया है दैट इज 15 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट के अंदर आपसे पूछता है कि बताइए 10 मिनट में कितना एरिया कवर होगा। तो देखिए अगर मेरे को 10 मिनट में एरिया बताना है तो मुझे पता है कि मिनट की सुई जब चलेगी तो 1 मिनट में बनाती है 6 डिग्री। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना बनेगा, 10 इंटू 6 यानी कि 60 डिग्री। और अगर मान लीजिए आर एंड की बात होती तो 1 मिनट में हाफ डिग्री। ठीक है, तो हमें बताना है 10 मिनट में कितना एरिया आएगा। तो देखिए जब भी क्लॉक होगी अगर कहीं से भी मिनट की सुई कहीं जाएगी तो ये कैसी जगह बनेगी, दिस इज अ सेक्टर, क्योंकि आर्क और दो रेडियस के बीच की जगह है। तो यहां पर मुझे सेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज पाई आर स्क्वेयर। अब रेडियस हमारा क्या होगा, लेंथ ऑफ मिनट एंड आर स्क्वेयर, एंड थीटा इज व्हाट 60 अपॉन 360 डिग्री। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा जो मिनट की सुई है वो 10 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। सेकंड पार्ट में कहता है कि बताइए 1 घंटे में जो आर हैंड है वो कितना एरिया कवर करेगी। तो देखिए जब आर हैंड चलेगी तो 1 मिनट में हाफ डिग्री बनता है, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, बिल्कुल सही 60 मिनट। तो 60 मिनट में जो डिग्री हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। यानी कि जो आर हैंड है अगर वो 12 से लेकर 12 तक जाएगी तो वो कितना डिग्री कवर करेगी, 30 डिग्री। तो एरिया कितना आएगा 1 घंटे में, पाई आर स्क्वेयर। अब हम इसको लेंगे आर इंटू में आर 30 अपॉन 360, तो यानी कि ये आ जाएगा आर हैंड के द्वारा 1 घंटे में कवर किया गया एरिया। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी कि मुझे पता है कि अगर आर हैंड चलेगी तो वो 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाएगी। तो आर हैंड जब रोटेट करेगी तो मिनट में अगर मैं चलूंगा तो 60 मिनट में कितना डिग्री कवर हुआ, दैट इज 30 डिग्री। तो यहां पर मेरे पास थीटा जो है वो 30 डिग्री आया, और आर हैंड की जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर उसको मैं यहां पर पुट करूंगा। जो लास्ट इसमें पार्ट है वो बहुत अच्छा पार्ट है। वो कहता है कि एक ऑक्सीलेशन में, अब एक ऑक्सीलेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, 22 सेंटीमीटर जगह कवर हो जाती है। तो बताइए यहां पर थीटा कितना बना होगा। तो देखिए जब ये पेंडुलम अगर मैं सेंटर इसको मान के पेंडुलम को टू एंड फ्रो मोशन कराऊंगा तो एक ऑक्सीलेशन पूरा होगा, और अगर मैं पेंडुलम को कंप्लीट कवर कर दूं तो ये क्या होगा, सर्कल। तो यानी कि मुझे पता है ये क्या हुआ, लेंथ ऑफ आर्क। पर टू एंड फ्रो जब मोशन होगा तो वो 2 बार पाथ कवर करेगा। देखिए एक बार जाएगा फिर वापस आएगा, तो यानी कि ये 22 2 टाइम्स हो गया। तो लेंथ ऑफ आर्क तो मैं एक ही बार इंक्लूड करूंगा, तो यानी कि एक्चुअल में मैं जो लेंथ ऑफ आर्क है उसको 11 सेंटीमीटर लूंगा क्योंकि ये 2 टाइम्स में कवर हुआ है। और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पाई
आर 15 इंटू थीटा बाई 180, तो यहां से मैं ट्रांसपोजिंग करके थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा जो पेंडुलम है वो कितना डिग्री का एंगल वहां पर क्रिएट करता है। तो आज हमने जो क्वेश्चंस समझे हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें। कल फिर कुछ एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहें। कीप लर्निंग।